नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं धन मंत्र। 29 फरवरी को खुलेगा वित्त मंत्री अरुण जेटली का पिटारा। उनके पिटारे से घर खरीदने की सोच रहे लोगों और रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत उम्मीद है। सवाल है कि वित्त मंत्री अपने बजट से क्या सौगात देंगे। हमारे स्पेशल शो धन मंत्र की थीम भी आज यही है कि क्या बजट के बाद सस्ते होंगे घर। क्या बजट दिलाएगा सस्ता घर? सस्ता होगा होम लोन? क्या होम लोन पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा? क्या रियल एस्टेट को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस? क्या रियल एस्टेट में लौटेगी रौनक? ये तमाम सवाल हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से लेकर अपने अदद आशियाने का सपना देख रहे लोगों के मन में कौंध रहा है। क्या घर खरीदारों को वित्त मंत्री अरुण जेटली सौगात देंगे? क्या रियल एस्टेट सेक्टर पर से खत्म होंगे संकट के बादल? 29 फरवरी को खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा और रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि कृषि के बाद देश में दूसरा बड़ा रोजगार देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए वित्त मंत्री ठोस ऐलान करेंगे। काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं जो कि हम डिफरेंट फोरम पे हमेशा से उठाए हुए हैं। लास्ट बजट के अंदर भी था। तो लास्ट बजट की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी कि 6 करोड़ घरों की जरूरत है और 2022 तक सबको घर देना है, लेकिन उसके बाद उसका जो है रोड मैप कहीं डिफाइंड नहीं था। तो होप कर रहे हैं कि इस वाली उसके अंदर जिस तरह की इंडिकेशंस भी आ रहे हैं कि हाउसिंग को भी एक प्रायोरिटी सेक्टर की तरह देख के कुछ ना कुछ नई घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इंडस्ट्री की तरफ से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड एक है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है वो दिया जाए। बायर को इंसेंटिवाइज कीजिए, डेवलपर के कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज कीजिए। अगर आप देखिए तो एक और भी मेजर इश्यूज है कि हमारे यहाँ डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि आज डिले का खामियाजा एंड यूजर को भरना पड़ता है। क्योंकि रियल एस्टेट कंपनियों की वित्त मंत्री के बजट से उम्मीदों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है, जिसमें कई मांगे पुरानी हैं। रियल एस्टेट सस्ते कर्ज के लिए चाहता है कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिले, कारोबार करना सरल किया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, टैक्सों के मायाजाल से मुक्ति मिले, जीएसटी को लागू किया जाए और राज्य सरकार द्वारा वसूले जाने वाले स्टैम्प ड्यूटी को जीएसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर से कई दूसरे सेक्टरों का भी हित जुड़ा हुआ है, जिसमें स्टील, सीमेंट, सेरामिक्स और कई दूसरे सेक्टर शामिल हैं। सेक्टर से जुड़े जानकार वित्त मंत्री से घर खरीदने वालों के हितों का ख्याल रखने की भी मांग कर रहे हैं। मसलन होम लोन को सस्ता करना सबसे अहम है। इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको हम चाहते हैं कि लोन अवेलेबिलिटी में कम करा जाए, क्योंकि इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं लाइबोर रेट्स वो 3 से 4% है। हमारे देश में करीब 9.5 से 10% का इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो उसकी जो इंटरेस्ट दर है उसको कम करा जाए और बहुत इजीली अवेलेबल हुआ जाए। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हों या उसके पेपर वर्क हो थोड़ा इजी कर दिया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घरों को बढ़ावा देने, होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री से इस छूट का फायदा लेने के लिए नियम को ग्राहकों के हित के अनुरूप बनाने की मांग कर रहे हैं। होम लोन की पहली किश्त लेने के 3 साल के भीतर फ्लैट का पोजेशन लेने पर ही होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। सवाल ये है कि देश में कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट 3 साल में तैयार होता है। फिलहाल सभी बिल्डर खुद 4 साल बाद प्रोजेक्ट डिलीवरी का वादा कर रहे हैं और बिल्डरों का वादा कितना कोरा है ये किसी से छिपा नहीं है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की डिलीवरी लॉन्च के 5 से 6 साल से पहले होती ही नहीं। ऐसे में सरकार का 3 साल के भीतर पोजेशन लेने पर टैक्स छूट के फायदे लेने का नियम बेमानी है, क्योंकि समय पर फ्लैट की डिलीवरी देना होम लोन लेने वाले घर खरीदार के हाथ की बात तो है नहीं। ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोग वित्त मंत्री से इस नियम को बदलने की मांग कर रहे हैं। जिसमें जो है अगर कोई आदमी हाउसिंग लोन लेता है तो उसका इंटरेस्ट को ऊपर जो उसको सब्सिडी मिलती है, तो अगर वो 3 साल से ज्यादा हो जाएगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फाइन प्रिंट के अंदर इफ एंड बट और कॉमा जो लगा के लगाए जाते हैं,
जो एक आम आदमी को, जब एक सरकार की एक पॉलिसी है कि उसको जो है आपको इंटरेस्ट सब्सिडी देनी है, तो उसमें इस तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो खत्म किया जाना चाहिए। साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर की मांग पर वित्त मंत्री कितना तवज्जो देते हैं, ये 29 फरवरी को साफ होगा। पर अब सरकार के लिए समय आ गया है कि इस सेक्टर को संकट से उबारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जैसा कि आप जानते हैं, होम लोन लेने वाले ग्राहकों को टैक्स में छूट मिलती है। फिलहाल ये सीमा 2 लाख रुपए है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग वित्त मंत्री से इस सीमा को और ज्यादा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या घर खरीदारों के आएंगे अच्छे दिन? क्या होम लोन के ब्याज पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा? 29 फरवरी को खुलेगा वित्त मंत्री अरुण जेटली का पिटारा, और अच्छे दिन आने वाले हैं का सपना दिखाने वाले पीएम मोदी की सरकार के तीसरे बजट से घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या वित्त मंत्री आशियाना खरीदने की सोच रहे लोगों के सपनों को पूरा कर सकेंगे? क्या होम लोन के ब्याज पर बढ़ेगी टैक्स छूट की सीमा? महंगी प्रॉपर्टी, महंगे होम लोन ने घर खरीदने की सोच रहे लोगों की हसरतों पर पानी फेरा हुआ है। ऐसे में रियल एस्टेट कंपनियों से लेकर सेक्टर के जानकारों ने वित्त मंत्री से होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से ज्यादा करने की मांग की है। तो कुछ तो पूरे ब्याज पर ही टैक्स छूट देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा करने पर टैक्स बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। यहाँ पे इस तरह की डिले में जहाँ पे डेवलपर का कोई फॉल्ट नहीं है, जहाँ पे एंड यूजर का कोई फॉल्ट नहीं है, इस तरह के सेक्शन से एक तरह से उसका हरासमेंट है। तो मेरे ख्याल इसको डेफिनेटली जो है, और कई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो 25 एकड़ 50 एकड़ के प्रोजेक्ट हों जिनका कंप्लीशन टाइम ही 4 साल है, आपने 3 साल की रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दी जो है। तो ये इसको जो है डेफिनेटली वंस किसी ने हाउसिंग लोन ले लिया और उसका इंटरेस्ट वो पे कर रहा है तो उसको छूट मिलनी चाहिए। यही मेन मकसद है गवर्नमेंट का। उसमें इफ एंड बट्स को जो है डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट को उसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी इफेक्टेड है, बिल्डर्स नहीं है। कंज्यूमर है, एंड यूजर है। एंड यूजर ने तो एक तय डेडलाइन के को देखते हुए ही पैसा डाला है। तो मेरे हिसाब से एक स्पीडी डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन अगर समय पे हो और डेवलपर को उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिले रेदर देन डिले का पे पेनल्टीज हो, इस तरीके के जो कुछ प्रोविजंस अगर लेकर के आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आपको बताते हैं, अगर वित्त मंत्री ने बजट में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। फिलहाल होम लोन पर सालाना 2 लाख रुपए ब्याज चुकाने पर टैक्स छूट मिलती है। किसी ने 20 साल के लिए 20 लाख का होम लोन 10% की दर से लिया है तो उसे सालाना बैंक को 2,31,600 रुपए EMI चुकानी पड़ती है, जिसमें ब्याज दर की मद में 1,98,505 रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट की मद में 33,095 रुपए शामिल होते हैं। इन्हें ब्याज चुकाने पर वैसे ही टैक्स छूट मिल जाएगी, साथ ही प्रिंसिपल अमाउंट निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में शामिल हो जाएगा। यानी सब फायदे मिलाकर असल में ब्याज दर घटकर 8% रह जाती है। लेकिन 30 लाख का होम लोन किसी ने 20 साल के लिए 10% ब्याज दर पर लिया हुआ है तो उसे सालाना 3,47,408 रुपए होम लोन के तौर पर चुकाने पड़ते हैं, जिसमें से 2,97,766 रुपए ब्याज की मद में और 49,642 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट की मद में होते हैं। लेकिन होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा केवल 2 लाख होने की वजह से टैक्स छूट का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर होम लोन की ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया तो इसके बाद असल में होम लोन पर ब्याज दर 10% से घटकर 8% के करीब रह जाती है।
यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम जानकार होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे न केवल होम लोन लेने वालों को फायदा होगा, बल्कि टैक्स बचाने के लिए लोग घर खरीदेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। एक गुजारिश करी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ये आई थिंक वो अपना बहुत सीरियसली इसको देख रहे हैं, और वो मेरे को लगता है बहुत आशा है कि इस बजट में ये टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी और इसकी लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। दरअसल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। यूपीए सरकार ने तमाम मांगों के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई तो उसने छूट की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया, पर रियल एस्टेट से जुड़े लोग इसे नाकाफी बताते हैं। घर खरीदार से लेकर रियल एस्टेट कंपनियां चाहती हैं कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री के इस कदम से न सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे मांग में बढ़ोतरी भी होगी और टैक्स बचाने के लिए घर खरीदने में निवेश करना लोग बेहतर समझेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर का विकास तो होगा ही, साथ ही कई लोगों के लिए अपने घर का सपना भी पूरा हो सकेगा। अविनाश पांडे के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सस्ते घरों की आखिर परिभाषा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या 25 लाख से 50 लाख के बीच का फ्लैट या घर भी अफोर्डेबल हाउस है? यह बेहद हास्यास्पद है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार और आरबीआई का मत अलग है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग चाहते हैं कि ग्राहकों के हितों के मद्देनजर वित्त मंत्री अपने बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को सही डिफाइन यानी परिभाषित करें। हर किसी का सपना होता है कि अपना भी एक घर हो, लेकिन आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों के चलते ये सपना अधूरा रह रहा है। बिल्डर्स का ध्यान आम लोगों के लिए घर बनाने की बजाय खास लोगों के लिए घर बनाने पर है, जिसके कारण आम लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। उम्मीद की जा रही है कि बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में कई ऐलान कर सकते हैं। डिमांड बहुत है, घर खरीदार बहुत है, लेकिन आज प्रॉपर्टी है वो अनअफोर्डेबल हो गई है। तो इसके लिए पॉलिसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा लुक देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखेंगे तो हमारी पूरी पॉलिसी इन्वेस्टर ड्रिवन है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल लेके आनी पड़ेगी तो आपको एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। सवाल उठता है, अफोर्डेबल हाउसिंग होता क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग किसके लिए हो, ये दायरा और कायदा कानून भी अभी तक भारत में स्पष्ट नहीं है। बिल्डर्स अपने अपने तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग को परिभाषित करते आए हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग उन लोगों के लिए होता है जो एक खास इनकम के दायरे में आते हैं। केपीएमजी के मुताबिक 1.5 लाख सालाना इनकम वालों के लिए 300 वर्ग फुट का फ्लैट जो EWS कैटेगरी में आता है। 1.5 लाख से 3 लाख तक सालाना इनकम वालों के लिए 300 से 600 वर्ग फुट का फ्लैट जो LIG कैटेगरी में आता है। 3 से 10 लाख तक कमाने वालों के लिए 600 से 1200 वर्ग फुट का फ्लैट जो MIG कैटेगरी में आता है। सरकार और आरबीआई अपने अपने तरीकों से अफोर्डेबल हाउसिंग को परिभाषित करती है। आरबीआई मेट्रो शहरों में 65 लाख तक के फ्लैट और उसके लिए 50 लाख तक के होम लोन को अफोर्डेबल मानती है, तो गैर मेट्रो शहरों में 50 लाख का घर और 40 लाख तक के होम लोन को अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में रखती है। जबकि सरकार EWS और LIG के लिए बनाए जाने वाले घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग मानती है। जाहिर है, आरबीआई और सरकार के बीच अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को लेकर विरोधाभास है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो है डेफिनेशन अलग है। कोई कहता है 10 लाख से नीचे और 5 लाख का हाउसिंग लोन लेंगे तो वो, कोई कहता है 10 लाख से नीचे और 5 लाख का हाउसिंग लोन लेंगे तो वो अफोर्डेबल। आरबीआई कहता है कि शहरों में 50 लाख से 60 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट को एक क्लियर कट उसके अंदर आना चाहिए। हर आदमी EWS LIG में नहीं रह सकता। गवर्नमेंट के पास 2 ही कैटेगरी है कि EWS LIG या एक लग्जरी हाउसिंग, बीच की कोई कैटेगरी नहीं। वहीं बिल्डर्स का फोकस 300 से 600 वर्ग फुट के साइज वाले फ्लैट बनाने पर ना के बराबर रहता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जानकार अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की वजह
जमीन की आसमान छूती कीमतें मानते हैं। सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल 2022 की जो स्कीम है, उसके लिए अगर इंटरेस्ट रेट्स कम ना हो, चीप लैंड अवेलेबिलिटी ना हो, ठीक है, तो ये सस्ते में मकान मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाउसिंग के रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और इसके लिए बहुत प्रैग्मेटिक स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं और बड़े प्लान तरीके से मिलना ज़रूरी है। तो सभी की नजरें इस बार के बजट पर हैं कि क्या घर का सपना आसान होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं सुर्खियों के साथ।